मेरे प्यारे साथियों, मैं सीबी वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीबी वर्मा एजुकेशनल जोन पर। मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं 12th केमिस्ट्री, जिसमें से आज सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन आपके पास पूरी सीरीज लाएंगे। हिंदी मीडियम की अलग होती है और इंग्लिश मीडियम की अलग, तो ये मैं इंग्लिश मीडियम की सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे अपना हिंदी मीडियम देख लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश मीडियम देख लेंगे। तो देखिए, पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं। जो पहली यूनिट हमारी है सॉलिड स्टेट। देखो, सॉलिड स्टेट में आपका क्या है, सॉलिड स्टेट में सबसे जो पहला टॉपिक था, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा है, मैटर। तो मैटर में हमने ये देखा है मैटर में कि मैटर को मेनली तो 3 टाइप से डिवाइड किया गया। एक तो हमारा सॉलिड था, और दूसरा लिक्विड था, और तीसरा जो था वो गैस था। तीसरा क्या था, गैस। लेकिन आपको 2 स्टेट और पता है, कौन सी, एक तो प्लाज्मा, ठीक, और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जिसे बोलते हैं। अब देखो, प्लाज्मा क्या है, 10⁻7 केल्विन टेम्परेचर पर, कितने पर, 10⁻7 केल्विन टेम्परेचर पर। जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन जो एटम होता है वो H+ और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हीलियम भी अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्या बना देता है, हीलियम प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यहाँ पर देखो, ये जो क्लाउड सिस्टम बना हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। लेकिन अगर बोस आइंस्टाइन की बात करें, इसकी बोस आइंस्टाइन की बात करेंगे, ये जो होगा तो कहाँ पर, जैसे क्या होगा, टेम्परेचर उस समय जो है 0 केल्विन, या फिर बात कर सकते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर की ओर जाने पर जो वहाँ पर एक स्टेट बनती है, उसको क्या बोला, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रिएक्शन बोला, स्टेट बोला। तो वहाँ पर देखो, इस स्टेट में जैसे हम इसमें एग्जांपल की बात करें, हीलियम 1 और हीलियम 2, इस पर रिसर्च भी चल रही है, ठीक। तो इसको अगर सॉलिडिफाई करना है तो 1.37 केल्विन के आसपास या 1.5 के आसपास केल्विन टेम्परेचर के आसपास ले जाना पड़ेगा, तो ये सॉलिडिफाई होगा। और देखो, हमको पता है कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है, इससे 800 टाइम्स ज़्यादा होती है हीलियम की। अगर इसके वायर बन जाए तो बड़े बड़े जो खंभे लगाने पड़ते हैं, टावर वगैरह, वो नहीं लगाने पड़ेंगे। लाइट क्या होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी, फ्लो होगी बहुत ही पतले वायर में, ठीक। लेकिन इतना टेम्परेचर मेंटेन करना ये आसान बात नहीं है, 1.5 केल्विन के आसपास या 1.37 केल्विन टेम्परेचर के आसपास, है ना। तो देखो, सॉलिड में क्या क्या देखना है, सबसे पहले इसके बाइंडिंग फोर्स के बिहाफ पर कौन कौन से सॉलिड हैं। देखो, मॉलिकुलर आयनिक, कौन कौन से, मॉलिकुलर आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक और एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो, मॉलिकुलर कौन से होते हैं, जैसे CO2, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। अब इनको क्या किया जाए, सॉलिडिफाई कर दिया जाए, है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेंगे, ये जो सॉलिड बनेंगे, इनको मॉलिकुलर सॉलिड कहेंगे। CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं, है ना। आयनिक सॉलिड जैसे Na+ और Cl-, ये क्या हो जाएंगे, आयनिक सॉलिड हो जाएंगे। कोवेलेंट सॉलिड जैसे सिलिकेट वगैरह है, कार्बन, ग्रेफाइट, है ना, ये सब कैसे हैं, डायमंड, ये कोवेलेंट सॉलिड है। इनको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। मेटालिक सॉलिड की बात करें तो जैसे आयरन के बीच, जिंक के बीच, तो ये सब सिर्फ में एक ही मेटल हो, वहाँ पर क्या होता है, वो मेटालिक सॉलिड कहलाता है। अब आगे बात करो अगर एमॉर्फस सॉलिड की, तो एमॉर्फस क्या होंगे, ऐसे सॉलिड जिनका अरेंजमेंट क्या हो, फिक्स ना हो, ठीक है। जिनके अरेंजमेंट फिक्स ना होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो एक रेंज में आएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस उसका फिक्स होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स आता है, बिल्कुल, है ना। तो ये सब चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल लैटिस के बारे में बताएंगे। तो देखो, 2 डायमेंशनल को देखो कैसे शो किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमको सोडियम लिखना है, तो इसके अंदर सोडियम प्लस Cl-, फिर क्या होगा, सोडियम प्लस, ठीक। इस तरह इसका अरेंजमेंट किया जाता है 2 डायमेंशनल का। लेकिन 3 डायमेंशनल में हम देखते हैं क्या बनाते हैं, क्यूब या फिर
जो भी है, ट्राइगोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, जो भी है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो होते हैं इनको लैटिस पॉइंट, जहाँ पर एटम रखे हुए होंगे, मॉलिक्यूल रखे हुए होंगे, उनको क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। समझ गए बात को। तो देखो आगे क्या बात करेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन हो गया। फिर कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी का फार्मूला रो बराबर जेड एम अपॉन एन ए क्यूब। ये क्या है, एन एवोगैड्रो नंबर है, ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम है, एम क्या है, मॉलिकुलर मास है जो भी हम लेंगे, जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तब हमको डेंसिटी पता चल जाएगी। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, पैकिंग इन सॉलिड्स कैसे करनी है, पैकिंग इफिशिएंसी कैसे करनी है। भाई हमको पता है कि जैसे मान लो इस क्यूब का आयतन कुछ भी है, ए क्यूब है, हमको पता है ए क्यूब के बराबर इसके अंदर जो भी हमें मॉलिक्यूल पैक नहीं किए जा सकते हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाएंगे, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, स्फीयर जैसे। अब इसे ये स्फीयर है तो इसके बीच देखो यहाँ पर एक क्या हो गई, कुछ ना कुछ वहाँ पर जगह बची हुई है, उसको उस प्लेस को क्या बोलते हैं, वाइड बोलते हैं, है ना। तो वाइड क्या होती है, सबसे पहली बात है 3-4 हमको वाइड पढ़नी है। जैसे ये कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर वाइड, दूसरी क्या है टेट्राहेड्रल वाइड, तीसरी ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो इस तरह वाइड पढ़नी है। तो वाइड होने की वजह से क्या हो जाता है, इनका पैकिंग जो होती है इनकी 100% नहीं हो पाती, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लेस वैकेंट साइड बच जाता है। तो ये सब क्या होगी, इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वाइड होती हैं। फिर ये नंबर ऑफ़ यूनिट सेल, अभी मैंने जो बताया क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। तो नंबर ऑफ़ यूनिट सेल जैसे निकालते हैं तो हम देखते हैं जेड बराबर क्या होता है, जो भी कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए क्या हुआ है कि इस सरफेस पर रखा हुआ है, तो हमको पता है ऊपर वाले मॉलिक्यूल से टच कर रहा होगा नीचे वाले, यानी कि इसका 1/2 हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। कितना, 1/2। कितने एटम रखे हुए, जैसे हर सरफेस पे रखा है 6 सरफेस हो गए, तो 1/2 इंटू 6 यानी कि 3 आ गया। तो इस तरह बात करेंगे सबके बारे में कि कहाँ कहाँ का कंट्रीब्यूशन क्या क्या होता है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर एंड एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए ये सारा फिजिक्स में भी पढ़ना रहता है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, बोर्ड के सिलेबस से ये हटा दिया गया है, सीबीएसई से भी हटा दिया गया है। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, यहाँ तक ही पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट तक, जिसमें पॉइंट डिफेक्ट में शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। ये हमेशा पूछा जाता है। ये सब चीज़ें हो गई यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट में क्या है, सॉल्यूशन के बारे में। देखो सॉल्यूशन में क्या है, आपको पता है कि जैसे मान लो सॉल्यूशन होता क्या है, जैसे हम लोग शरबत सभी लोग पीते हैं, तो देखो शरबत के अंदर क्या होता है, शरबत के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो शुगर और दूसरा वाटर। अब शुगर जो लेस अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं, सैल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैल्यूट। और जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक। तो सैल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाएंगे तो जो मिक्सचर तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। और सबसे पहली बात है सॉल्यूशन हम जो भी यहाँ पर स्टडी करते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में करते हैं। और दूसरी बात क्या होते हैं, वो ऐसे मिक्सचर होते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो नॉन रिएक्टिंग हो, रिएक्ट ना कर रहे हो, तो रिएक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक। ये चीज़ें देखेंगे। फिर अब देखो इसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन में देखेंगे कि जैसे आपको पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस पाई जाती है, तो सबकी 3-3 अगर पेयर फॉर्म में बनाओगे तो कितने हो जाएंगे, 9। जैसे सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का लिक्विड के साथ, सॉलिड का गैस के साथ, इस तरह, है ना। तो 9 टाइप के आपको सॉल्यूशन देखने हैं, सबके एग्जाम्पल के बारे में पता होना चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये देखना है। सॉल्बिलिटी क्या होती है, गैसेज इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन, राउड लॉ क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कन्फर्म आता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मासेज यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेज एंड वांट ऑफ फैक्टर। तो देखो इसमें जो ये 4
इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, अब देखो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेज यूजिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज वांट ऑफ फैक्टर, ये इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है 30% में, है ना। तो ये हो गया। अब जो हमारा तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जो मेटल होते हैं वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब, और जहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनका रिडक्शन हुआ है, ये बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। EMF ऑफ द सेल निकालेंगे कंप्लीट सेल का। अब उसके अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इनकी सब की बात करेंगे। ऐसे E0 सेल बराबर क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे ऊपर, लिथियम से स्टार्ट होती है ना, तो ये सब चीज़ें देखते हैं वहाँ पर, पोटेशियम, है ना, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऊपर से नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ऊपर नेगेटिव रहता है और नीचे पॉजिटिव रहता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर नस्ट इक्वेशन क्या है ना, नस्ट इक्वेशन देखनी रहती है, क्या होती है, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303, है ना, अपॉन NRT ln Q, ये सब चीज़ें होती हैं, log Q, है ना, ये चीज़ें एनर्जी इक्वेशन देखनी। फिर इसकी एप्लीकेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जैसे डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ये देखना है हमको, यहीं से तो आई है एनर्जी इक्वेशन। उसके बाद आपको ये देखना है कंडक्टेंस क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, उसमें स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी क्या है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उसके कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर हमको देखिए वहाँ पर एक ऑन सागर इक्वेशन पढ़नी है, जो क्या है लैम्डा एम सी कंसंट्रेशन और अंडर रूट कंसंट्रेशन, इसके बारे में बनाया गया। तो हमको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आ जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ नहीं आता है, वो कहीं टेंजेंट ये इन्फिनिट पे टच करेगा। तो इसका मतलब इसके लिए ये ऑन डिवाई हुकल ऑन सागर इक्वेशन जो थी वेरीफाई नहीं थी, तो उसके लिए क्या हुआ, कोलराउस लॉ बनाया गया, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में उसका कंडक्टेंस निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद क्या देखा गया, इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इनके बारे में देखेंगे, है ना, फर्स्ट फैराडे लॉ, सेकेंड फैराडे लॉ, ये सब चीज़ें हो जाएंगी यहाँ से। फिर देखो ये सब सिलेबस जो है इस बार ये इतना हटा दिया गया है, ड्राई सेल इलेक्ट्रोलिसिस सेल, कैल्वेनिक सेल, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल और कोरोजन, इस बार हटा दिया गया है। पहले ये मुझे पढ़ना रहता था, लेकिन जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हो वहाँ सारा पूछा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारी, केमिकल कैनेटिक्स। अब केमिकल कैनेटिक्स में ये देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो शुरुआत में यहाँ पर मान लीजिए कंसंट्रेशन कितना था, ये तो बना होगा 0। जब टाइम t हुआ होगा, जब टाइम होगा 0 तो यहाँ पर 0 बना होगा, जब टाइम t होगा तो यहाँ से x अमाउंट निकला होगा, x बन जाएगा। बात समझ आ रही। तो इसका डिफरेंस देखेंगे कि a माइनस एक्स से a तक कितना डिफरेंस है, तो x डिफरेंस आया, तो इसका मतलब dx चेंज आया अपॉन कितने टाइम में, dt टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई। द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। भाई चेंज क्या हो रहा है, भाई यहाँ से रेट हमको पता है कि रिएक्टेंट से कम हो रहा है और प्रोडक्ट में बढ़ रहा होगा, तो यहाँ नेगेटिव साइन के साथ बात करेंगे, और वहाँ पर प्रोडक्ट में बढ़ रहा होगा तो पॉजिटिव साइन से बात करेंगे। ठीक, डिटेल में हम बात करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर। एवरेज और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होती है, एवरेज क्या है, जो एक थोड़ा टाइम इंटरवल लगाएं, टाइम में पूरा हो, तो वहाँ पर देखिए डेल्टा का यूज़ करेंगे, और इंस्टेंटेनियस में हमेशा डी का यूज़ करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। बस डेल्टा बड़े चेंज के लिए होता है, डी क्या होता है थोड़ा स्मॉल चेंज के लिए होता है, और बहुत कम पार्शियल चेंज क्या होता है, ये वाला डेल्टा यूज़ करते हैं। समझ गए बात को। फैक्टर कौन से अफेक्टिंग कर रहे होंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, कौन कौन से हैं, 3 फैक्टर हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ये टेम्परेचर आपको पढ़ना है कि फैक्टर कैटलिस्ट पर क्या जैसे हमको पता है कि ऐसे कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट मैक्सिमम बात करते हैं प्रमोटर की, कि क्या करेंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे। जैसे
हम उसका अगर डायग्राम बनाएं तो हम ऐसे देखते हैं कि ये है, मतलब मान लो उसका रिएक्शन प्रोग्रेस डायग्राम। तो अगर हमने कैटेलिस्ट मिला दिया तो यहाँ तक ही एक्टिवेशन एनर्जी गई, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह फिर पढ़ेंगे। तो भाई पहले यहाँ तक जाना पड़ता था, तो यहाँ तक चढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम लगाएगा, ठीक, जल्दी नहीं पूरा होगा। लेकिन अब क्या होगा, ये जो है जो यहाँ पर पिक तक पहुँचना था ये बॉर्डर हो गया कम। अब क्या है, इतनी एनर्जी लगा के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो सब क्या है, कैटलिस्ट के उसके इफेक्ट हैं वहाँ पर। अब ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी की बात करेंगे तो जैसे मान लो ये रिएक्शन लिखी हुई है N2 + 3H2 और यहाँ पर बना 2NH3, ऐसी रिएक्शन मान लो लिखी है। तो यहाँ पर हमको क्या पता है कि ये जो है यहाँ पर लिखे हुए ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिकुलरिटी को डिफाइन करेंगे इन द बैलेंसिंग फॉर्म। लेकिन अगर ऑर्डर बात करें तो रेट ला इक्वेशन में जब रेट ला इक्वेशन लिखते हैं तो रिएक्टेंट की जो पावर लगी रहती है, ठीक है, रेट ला इन द रेट ला इक्वेशन द सम ऑफ रिएक्टेंट पावर्स, जो भी होंगी रिएक्टेंट की पावर्स का जितना भी सम होगा वह क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाएगा, ठीक। उसके बाद रेट ला स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कौन से होते हैं इनकी बात करेंगे। फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। जैसे जीरो ऑर्डर में हम देखते हैं dx/dt = क्या होता है, के होता है, ये क्या है, जीरो ऑर्डर का डिफरेंशियल रेट ला इक्वेशन है। लेकिन अगर इंटीग्रेटेड की बात करेंगे तो x = k/t होता है। ये तो हो गई जीरो ऑर्डर के बारे में। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे R से P बना था तो यहाँ पर क्या था, जब टाइम जीरो था तो यहाँ पे जीरो बना था, जब टाइम x से निकला तो x बना था, ये बात हो गई। लेकिन देखो यहाँ से अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर अगर बात करेंगे, देखो यहाँ पर इसकी बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, dx/dt = k(a-x)⁻1 हो जाएगा, इस बार a-x)⁻1। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का इन डिफरेंशियल रेट ला इक्वेशन हो गया। लेकिन अगर इंटीग्रेटेड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेटेड की बात करोगे तो देखो इंटीग्रेटेड की बात करोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आएगा k = 2.303 अपॉन टाइम आ जाएगा और यहाँ पर log a/a-x हो गया, ठीक। ये उससे निकाल लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट ला हो गया, ये बात कर लिया। उसके बाद क्या दिया गया है हमको, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, आरएनएस इक्वेशन। ये इस बार आपके 30% सिलेबस से, मतलब 30% सिलेबस जो कम हुआ है उसमें ये चीज़ें हटा दी गई हैं। लेकिन जे मेंस से एडवांस नीट के सिलेबस में ये भर भर के आते हैं क्वेश्चन, इससे ये आपको वहाँ पर पढ़ने हैं। मैं तो पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। जो आपके सिलेबस में आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस, कोई भी टॉपिक नोट्स बनाइए तो सबसे पहले सिलेबस लिखिए उस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी सरफेस केमिस्ट्री, इसके अंदर बात करेंगे एडजॉर्प्शन और फिजियो एब्जॉर्प्शन, कीमो एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे एडजॉर्प्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, अब इसकी सरफेस पर कोई भी मॉलिक्यूल गैसियस हो, वो क्या करेंगे, इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएं, तो ऐसा फिनोमेना क्या कहलाएगा, एडजॉर्ब। लेकिन अगर उसकी सिर्फ सरफेस पे होंगे तो एडजॉर्प्शन कहलाएगा। अगर उसके अंदर तक चले गए तो वो क्या, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस है, अंदर तक चले गए, बल्क अमाउंट चला गया तो एब्जॉर्प्शन, सिर्फ उसकी सरफेस पे है तो एडजॉर्प्शन, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगर बात करें कि जैसे जिस सरफेस पर होगा वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट कहलाएगा। और जो करेगा वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट कहलाएगा। जो एब्जॉर्ब होगा वो एडजॉर्बेट कहलाएगा और जिसकी सरफेस पर होगा वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। जैसे एडजॉर्बेंट की बात करते थे, एडजॉर्बेंट क्या होता था, सैल्यूट की तरह का, सॉल्वेंट की तरह का होता था, सॉल्वेंट जो मैक्सिमम अमाउंट वो सॉल्वेंट। एडजॉर्बेट क्या होता है, सैल्यूट की तरह होता है। अब देखो इसके बाद क्या देखना है आपको, फिजियो एब्जॉर्प्शन और कीमियो एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि फिजियो एब्जॉर्प्शन मल्टी लेयर होता है फॉर्म में और कीमियो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे परमानेंट से लिख दें तो कीमियो एब्जॉर्प्शन रिएक्शन कर लिया उसके सरफेस पे। लेकिन फिजियो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो इस तरह नहीं होता है, उसमें मल्टी लेयर होती है। जैसे आप डस्टर से रफ़ करते हो तो रफ़ हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर पढ़ने हैं कि कौन सा फोर्स आता है, वीक फोर्स उसमें, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है,
एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ज़्यादा होती है, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, ठीक है, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कैटालिसिस होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जैसे हम रिएक्टेंट जो लेंगे वही क्या होना चाहिए, उसके कैटलिस्ट के बारे में देखेंगे कि हाँ वो भी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम स्टेट में हो, वो सॉलिड है तो दूसरा भी सॉलिड, दो लिक्विड है तो दूसरा भी लिक्विड, गैस है तो गैस, वो होमोजीनियस होंगे। जब बदल जाएगी स्टेट तो कैसे हो जाएंगी, हेट्रोजीनियस हो जाएंगी। फिर एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी सॉलिड कैटलिस्ट की देखनी है कि कैसे कैसे होती है। फिर उसके बाद एंजाइम कैटालिसिस कोलाइडल स्टेट, ये सेकंड पार्ट आप क्या गए, तो इसके अंदर देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन को इससे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कोलाइडल स्टेट को सस्पेंशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम देखो। अब यहाँ पर लायोफिलिक, लायोफोबिक, फिर मल्टी मॉलिकुलर एंड माइक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स के अंदर कौन कौन सी आएंगी, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ना कि स्काई का ब्लू दिखना, है ना, ये सब चीज़ें। ब्राउनियन मोमेंटम क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, कोगुलेशन क्या होता है, इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन, गोल्ड नंबर, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट यूनिट जो 6 नंबर है आपकी, इसमें देखेंगे मेटलर्जी के बारे में। तो इसमें मेटलर्जी में देखिए ये आपका जो है कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर अभी आप लोग 12th पास करोगे उसके बाद क्या होता है वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर इनके ओर्स वगैरह ये सब बहुत पूछे जाते हैं कि आयरन का ये हेमेटाइट है तो किसका ओर है ना, इस तरह। तो देखो एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, इन आयरन, इनके सब के बारे में, इनकी रिफाइनिंग कैसे होगी, इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा, इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या फ़र्क पड़ेगा, इनको क्या कहते हैं, फिजिकली कैसे अलग करेंगे, केमिकली कैसे अलग करेंगे, इनके सब के बारे में अकरेंस क्या होंगे, मिनरल से कौन सा ओर मिलेगा, ये सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर में 7th में क्या देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वहाँ फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ चुके थे, 13th ग्रुप और 14th ग्रुप हमने पढ़ लिया था, बोरान और कार्बन फैमिली। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन एलिमेंट, उसके बाद फिर नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज जिसमें से नियान, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अकरेंस क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, नाइट्रोजन प्रिपरेशन N2 गैस को कैसे बनाएंगे, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे HNO3 क्या है ना, इसके जितने भी अमोनिया है, ये नाइट्रिक एसिड HNO3 जैसे हमने बताया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे N2O, NO2, NO, है ना, N2O2, N2O4, N2O5, इन सब के ऑक्साइड के बारे में क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इनके बारे में देखेंगे। फिर फास्फोरस के बारे में, इसमें एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या हैं इसके, तो फास्फोरस के जैसे हमको पता है फास्फोरस जो होता है इसके एलोट्रॉप पाए जाते हैं, जैसे एक क्या होता है रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो इसमें ये देखेंगे इसके कंपाउंड के फास्फोरस के बारे में फिर देखेंगे, जिसमें से PCl3, PCl5, इनका सबका स्ट्रक्चर भी देखना है। तो इसी के लिए क्या है फर्स्ट ईयर में आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई गई, वहाँ यहाँ इसका बहुत ही यूज़ है उस चैप्टर का। तो इसको पढ़ने से पहले उसको रिवाइज मान लेना, फिर डिस्कशन करना इसका, तभी आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। तो देखो अब इसके बाद इनकी फास्फीन की प्रिपरेशन क्या होती है, हैलाइड्स कौन से होंगे, इनके ऑक्सो एसिड क्या होंगे, इनकी सबकी बात करेंगे। अब ये तो हो गया 15 ग्रुप। अब अगली बात करते हैं 16 ग्रुप की। 16 ग्रुप में देखो क्या क्या दिया हुआ है आपका, उसके भी जनरल इंट्रोडक्शन की बात करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अकरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, डाई ऑक्सीजन के बारे में देखना है, फिर इसका इलेक्ट्रॉप ओजोन के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक, अब इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यूजेस क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, ओजोन, सल्फ़र के एलोट्रॉप्स कौन से हैं, ये सब चीज़ें पढ़नी है। फिर कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र कौन कौन से हैं, है ना, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ यूजेस सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। और फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें लेड चैम्बर और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये सब चीज़ें देखनी है। फिर इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है, ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस क्या है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ़र, ऐसे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ़र में देखते हैं H2SO3, H2SO4, है ना, H2O3, है ना,
आर्थोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसके बाद देखते हैं H2H2O7 ओलियम, H2H2O8 है ना, मार्शल एसिड, इनके सब के बारे में बात करेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाता है। उसके बारे में क्या देखेंगे उसके बाद, फिर ये ऑक्सीजन सल्फर हो गया। फिर जो नेक्स्ट है आपका 17 में देखेंगे। 17 में क्या है, हैलोजन के बारे में। तो इसका भी जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अकरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड ऑफ हैलोजन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन का डीकन प्रोसेस से देखना है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। फिर देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ClF3 हैलोजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा हो, कंपाउंड बना रहा हो, BrF5, इनके सब के बारे में। फिर ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन के बारे में, जैसे HOX के बारे में, है ना, HOCl, जो ये सब कंपाउंड है इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर देखो 18 ग्रुप के बारे में, इसमें क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस। अब इसमें जो जीनोन है इसके बहुत सारे कंपाउंड पढ़ने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीनोन के कंपाउंड। ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन और क्या कहते हैं वाटर के साथ रिएक्शन इसकी देखनी है। जैसे जिसमें जो हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जीनोन के, जैसे XCF4 के बारे में, XCO3 के बारे में ना, XCO2F2 के बारे में, ये सारे कंपाउंड हमको देखने हैं इसके अंदर, है ना, ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर अब देखो ये चैप्टर हो गया आपका पूरा P ब्लॉक, यहाँ तक ख़त्म। P ब्लॉक को आपको फर्स्ट ईयर से रिलेट करके पढ़ना है, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन एलिमेंट, उसके बाद आपको इनर्ट गैस या नोबल गैस के बारे में। उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट बात करते हैं D ब्लॉक के बारे में। अब D ब्लॉक में देखिए हमको देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें, ट्रांजिशन मेटल्स, कलर्स, कंपाउंड, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि D ब्लॉक के एलिमेंट ही कैटलिस्ट में क्यों यूज़ होते हैं, वही इंटरस्टिशियल साइड क्यों बनाते हैं, वही ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर ये मैक्सिमम क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो जैसे हमको देखिए जो D ब्लॉक है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखो एक क्या होता है DXY, DYZ, DZX, और एक DX² - Y² और DZ²। तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये कैसे होते हैं, एक्सियल होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सियल। और ये कैसे होते हैं तीनों, ये होते हैं नॉन एक्सियल। कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल। अब देखो जो D ऑर्बिटल है इसमें 3 ये ब्रेक हो जाते हैं, तो जो नीचे हैं DXY, DYZ, DZX से नीचे आ जाते हैं, और ऊपर क्या रहते हैं DX² - Y² और DZ², ये रहते हैं। तो इनके क्या होगा, नीचे से ऊपर तक ये ट्रांजिशन होगा। जब ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा तो कलर शो करेगा, स्पॉट शो करेगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर देखो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, तो मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनिक रेडिया, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय कैसे फॉर्म होंगे, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, ये चीज़ें देखेंगे। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैग्नेट। लेकिन इस बार ये सिलेबस से इतना हटा दिया गया है। चलो अब इसके बारे में लैंथेनाइट देखते हैं। लैंथेनाइट क्या है, तो देखो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स ये क्या हैं, एक प्रकार के ये D ब्लॉक के ही एलिमेंट हैं। लेकिन D ब्लॉक में एलिमेंट क्या है, वहाँ से प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग दिखाने लगे, तो जो इसका थर्ड ग्रुप है वहीं से ये निकाले गए हैं लैंथेनाइट वाले, ठीक है। तो लैंथेनाइट के क्या 14 एलिमेंट लैंथेनाइट सीरीज के उस वाले ग्रुप से निकाले गए। और जैसे पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो कि जैसे पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है ना, तो यहाँ पर क्या है, स्कैंडियम, ठीक, फिर उसके बाद इट्रियम, फिर क्या होता है लैंथीनियम, फिर एक्टिनम। तो यहाँ से इसके आगे जो 14 एलिमेंट थे वो अलग रख दिए गए, और यहाँ से 14 एलिमेंट अलग रख दिए गए। तो ये पूरी 14 एलिमेंट की सीरीज और ये 14 एलिमेंट की सीरीज, ये क्या बना दिए गए, ए ब्लॉक के एलिमेंट बना दिए गए।
तो इसमें ये सब चीज़ें इसके बारे में देखना है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में अच्छे से देखना है। फिर देखो अब जो है नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारे क्या है, 9th नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। जैसे हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, देखा था हमने बॉन्ड पढ़ा था कि क्या होते हैं। एक तो हमारा होता है सबसे पहली बात कोवेलेंट बॉन्ड, जो क्या बनता है साझेदारी के द्वारा बनता है ना, ठीक है। जैसे Cl के बीच कैसा है कोवेलेंट बॉन्ड है। अब उसके बाद हमने Na+ और Cl-, ये कैसा है आयनिक बॉन्ड है। फिर हम देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कंपाउंड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में, जैसे मेटल है और कोई ऐसा लिगेंड जो क्या कर रहा होगा पूरे पूरे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हो, तो इस प्रकार का बॉन्ड कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे इसको। अब देखिए इसके अंदर लिगेंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हो, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, फिर कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, शेप देखेंगे। उसके बाद आईपैक नॉमेनक्लेचर, यहाँ पर इनऑर्गेनिक का भी पढ़ना है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, बॉन्डिंग क्या होती है, वर्नर थ्योरी, VPT CFT स्ट्रक्चर, स्टीरो आइसोमेरिज्म के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में देखेंगे, ठीक। और इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है। जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, जैसे आयरन है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो उसका यूज वगैरह के ये देखेंगे। लेकिन इस बार जो है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं इस बार 30% वाले सिलेबस में। बाकी हमें पढ़ना है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम जो होंगे उस पर कुछ नहीं हटाया गया, उसमें सब पूछा जाएगा। अब देखो नेक्स्ट यूनिट आपकी यूनिट नंबर 10, यहाँ से क्या स्टार्ट हो गई, ऑर्गेनिक। क्या स्टार्ट हो गई यहाँ से हो गई आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट। अब देखो इसमें आपको देखना है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में। अब हेलो एल्केन्स नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल रोटेशन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपको क्या देखनी रहती हैं SN1 और SN2 रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब जैसे हेलो एल्केन की बात करें, जैसे आपको दिया है CH3 CH4 टाइप का है, इसका मतलब ये एल्केन एक क्या दिया है, मीथेन दिया है। या हम यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करें किसी भी हेलोजन से, तो ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा, जैसे RX है ना, ये बात कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए हेलो एरिन्स क्या होता है। अब हेलो एरिन्स में क्या देखना है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड कैसा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या देंगे, इनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड क्या होगा, इसके बारे में से पढ़ना है। यूजेज एंड इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑफ डाईक्लोरोमेथेन, ट्राईक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रेयॉन्स, DDT, CFC जिसे CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, नुकसान पहुंचा रही वो गैस, ठीक। जो जितने भी रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं, जितने भी एयर कंडीशन वाले होते हैं ना, उनमें सब में ये निकलता है फ्रियांस गैस वगैरह। फिर DDT के बारे में देखेंगे, ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड वगैरह है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यूनिट क्या है 11 नंबर, उसमें क्या है आपको एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर के बारे में पढ़ना है। अब जैसे देखते थे हम CH3H होता था, ये एक प्रकार का मीथेन है, तो ये एल्केन टाइप का है। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस किया हमने, क्या लगाया हेलोजन, तो हेलो एल्केन बन गया, ठीक। लेकिन यहाँ से OH लगा दें अगर इसको रिप्लेस करके, तो क्या बन जाएगा CH3OH, इसको क्या बोलेंगे एल्कोहल, ठीक। तो AROH क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, मेथड्स क्या है, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्राइमरी एल्कोहल्स के बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, फिर यूजेज विद स्पेशल रेफरेंस मेथेनॉल एंड एथेनॉल, ये देखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट में फिनॉल देखना है क्या है। फिनॉल में देखो इसका नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिर उसके बाद इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूजेस ऑफ फिनॉल, इनके सब के बारे में बताना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर अगर बात करेंगे देखो नेक्स्ट क्या है फिनॉल, तो फिनॉल में हमने ये बात कर ली। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, फिनॉल के बाद ईथर। ईथर में देखो क्या है, ईथर में उसका नॉमेनक्लेचर क्या है,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे ROR ये क्या है, ईथर, क्या है, ईथर के बारे में है इसके अंदर, ये हो गया ईथर। फिर नेक्स्ट यूनिट आपकी जो 12 नंबर है, इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले बात करें हम अगर एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, जैसे देखो आपके बारे में RCOH, ये क्या है, एल्डिहाइड। यहाँ से अगर H को रिप्लेस करके यहाँ पर R लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इन सब के बारे में देखेंगे, इनका नोमेनक्लेचर क्या होता है, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड यूज देखेंगे इसके। उसके बाद देखिए फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूज़ देखने हैं। अब देखो हम जो नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे उस सबको एक साथ पढ़ाएंगे, इससे ये क्या रहेगा, अब जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उनके नोमेनक्लेचर तुरंत देख लोगे वहाँ पर। इसके बाद नया चैप्टर जो एमीन, जैसे NH3 है, ये क्या है, अमोनिया। अब देखो यहाँ पर NH3 का अगर एक हाइड्रोजन हटा के कोई भी एल्काइल ग्रुप R लगाया जाए तो प्राइमरी एमीन, दो हाइड्रोजन हटा के 2 R लगा दिए जाएँ तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, तीनों हाइड्रोजन हटा के R लगा दिया टर्सरी एमीन। इनके सब की बात करेंगे यहाँ पर, किसका ज़्यादा बेसिक करेक्टर होगा, किसका ज़्यादा कौन रिएक्टिव ज़्यादा होगा, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन हो गया, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यूजेस देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन क्या होंगी, इनको देखेंगे। उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में देखेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है ना, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में देखेंगे इन सब के बारे में। तो यहाँ से कैसे एल्केन्स और एरीन्स बनाएंगे, इनकी केमिकल रिएक्शन है ना, इनकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे एंड इम्पोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये देख लेंगे। फिर देखो क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है बायोमॉलिक्यूल्स 14 नंबर। अब इसके अंदर क्या है, देखिए ये बायो वाले बच्चे थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन, एल्डोज एंड कीटोज। अब देखो यहाँ पर क्या है, मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बारे में देखना है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड कौन है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनकी सबकी रिएक्शंस पढ़नी है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में तो थोड़ा रिएक्शन वगैरह भी देखना है, फ्रक्टोसाजोन, ग्लूकोसाजोन, इसके अंदर 5 OH ग्रुप पाए जाते हैं, 6 नंबर की कार्बन चेन होती हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर रिएक्शन फॉर्म में देखेंगे। और सबके बारे में देखो, सुक्रोज लैक्टोज का इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके यूज़ पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है ना, ये सब चीज़ें देखनी है आपको। अब जो नेक्स्ट आपका है प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स का एलिमेंट्री आइडिया क्या है, अमीनो एसिड क्या है ना, इनके बारे में देखना है। जैसे अमीनो एसिड क्या होता है, यहाँ पर एक तरफ क्या होगा, COH ग्रुप लगा होगा, एक तरफ NH2 ग्रुप लगा होगा, इधर और इनको सबको बदलते रहेंगे, क्या बनता रहेगा, अमीनो एसिड अलग अलग टाइप का बनता रहेगा। तो इस तरफ NH2 और COH लगता रहे तो ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या है, प्रोटीन्स क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या हुए, एंजाइम क्या होंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री आइडिया है, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाना है हार्मोन का, इतनी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फिर देखो विटामिन्स और क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन देखेंगे, विटामिन का क्या क्या होगा, ये हमारी बॉडी को विटामिन के लिए, विटामिन क्यों ज़रूरी है। जैसे विटामिन A की कमी से हम जानते हैं आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, रेटिनॉल उसके अंदर होता है ना, तो जैसे कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब चीज़ें होती हैं। कलर ब्लाइंडनेस वैसे नहीं होता है विटामिन A की कमी से, लेकिन है ये आँख से ही रिलेटेड है ना, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA। जैसे DNA अब देखते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे करके क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और अगर RNA देखें तो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो कोरोना वगैरह है वो RNA उसके अंदर पाया जाता है ना, तो ये चीज़ें होती हैं।
अब नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी 15 नंबर, तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन आप क्या देखेंगे, नेचुरल एंड सिंथेटिक। आप पॉलीमराइजेशन देखेंगे, पॉलीमर है तो इसके अंदर एडिशन कैसे होगा इसका, है ना, कंडेंसेशन कैसे करेंगे, को पॉलीमराइजेशन क्या है, सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स क्या हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक लाइक पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिस्टर, बेकेलाइट, रबर और पीवीसी, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन क्या है, डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, है ना, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। फिर जो लास्ट यूनिट है आपकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इनमें देखो ये इम्पोर्टेंट थोड़ा हमारा डेली लाइफ के लिए भी होता है, क्योंकि इसके अंदर हम मेडिसिन के बारे में जानेंगे, कौन सी जैसे हमारे पेन किलर हैं, कौन सी एंटीसेप्टिक हैं, कौन सी एंटीबायोटिक हैं, इन सब दवाओं के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, एंटासिड क्या होता है ना, जैसे मिल्क आप मैग्नीशिया वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद केमिकल इन फूड क्या हैं, इनको प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं इनके, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन है, एलिमेंट्री आइडिया है देखना है, एंटीऑक्सीडेंट कौन है, फिर क्लीजिंग एजेंट आपको देखने हैं, सोप एंड डिटर्जेंट्स और क्लींजिंग एक्शन देखना है इनका, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखना है। तो ये हो गई आपकी, मैंने आपको 14 मिनट के 41 मिनट के आसपास ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक 16 यूनिट आपकी डिस्कस कर दी। तो इस यूनिट को क्या करिएगा, सभी लोग पूरे सिलेबस को एक जगह नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सिलेबस को पहले एक जगह नोट करिए, उसके बाद जब भी कोई यूनिट पढ़िए तो उस सिलेबस को वहाँ लिख लीजिए। उसके बाद ये देख लीजिए हम जिस बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें क्या पूछा जाएगा। भाई हर एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करिए कि हाँ ये चीज़ें कॉमन है तो इनको हमको अच्छे से पढ़ना है, जो चीज़ें अलग से हैं उनको अलग से देख लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको देखते रहना है। ओके, तो इतना चीज़ें मैंने ये सिलेबस आपके सामने डिस्कस कर दिया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की भी, अगर लग रहा हो कि हाँ ये टॉपिक मुझे सही नहीं समझ में आ रहा, ये चीज़ें ये टॉपिक इसमें कैसे आ गया, है ना, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसी नाम से, सीबी वर्मा एजुकेशनल जोन पर, तो वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं उसके अंदर लगभग 200 के आसपास। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर PDF फॉर्म में अपलोड है सीबी वर्मा एजुकेशनल जोन पर, वहाँ पर जाइएगा, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है ठीक कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ इसमें ये चीज़ें ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी अगर आपको लगता है तो तुरंत बताइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।